स्ट्रक्चर बना दें, हमारे साथ साथ तुम भी बनाओ, ठीक है। 1857 की क्रांति, बेटा इसको बोलेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। सॉरी बच्चों, द रिवोल्ट ऑफ 1857। बेटा हम इसे कितने सोपानों से होकर समझेंगे, पहले आपको यही बताते हैं। पहला, भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका को कहते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। दूसरा, विद्रोह के कारण, विद्रोह के कारण, दोनों बंद हो गए, दोनों बंद हो गए। विद्रोह के कारण पढ़ने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ। हाँ बेटा, पीडीएफ से लिखना होगा रे, कितनी बार बोले हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, विद्रोह के कारण, विद्रोह का आरंभ एवं विस्तार, यानी बच्चों हम आपको विस्तार भी समझाएंगे, विद्रोह कहां कैसे हुआ, कैसे कैसे फैला और किसने विद्रोह को कहां से नेतृत्व देने का काम किया, ठीक है बेटा। इसको कहेंगे विस्तार। जैसे झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कानपुर से, सॉरी लखनऊ से, कानपुर से तात्या टोपे, नाना साहेब, ऐसे करके बेटा हम आपको पूरा समझाएंगे कि कहां से किसने विद्रोह किया। फिर बेटा हम समझेंगे मारेंगे पकड़ के भी, फिर हम आपको समझाएंगे विद्रोह का निर्णय क्या रहा बच्चों, यानी विद्रोह का दमन, विद्रोह का दमन क्या समझाएंगे, दमन, यानी सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, कैसे दबाया। और बच्चों फिर हम बताएंगे विद्रोह की असफलता के कारण, असफलता के कारण, यानी कोजिज ऑफ फेलियर, कोजिज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, कोजिज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। इसका मतलब है विद्रोह की असफलता के कारण। इसके बाद विद्रोह का परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम यानी रिजल्ट, और लास्ट में विद्रोह का महत्व यानी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस महत्व। इन सब चीजों को बच्चों हम आपको बहुत ही
अच्छे तरीके से चरणबद्ध तरीके से बताते हुए जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 1857 की विद्रोह कैसे हुआ और ये कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर को बनाइए और इसे बनाने के बाद फिर सबसे पहले भूमिका लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? भूमिका। देखो बेटा, अब भूमिका बन गए। ठीक है, अब भूमिका में हमें देखना है, अब बच्चों इतना तो आप समझ चुके हैं कि भारत में ब्रिटिश काल में विद्रोह क्यों हुआ होगा, विद्रोह क्यों हुए होंगे। तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है, आप जानते हैं ब्रिटिश नीतियों के कारण। चाहे वो प्रशासनिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, धार्मिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, सब ने सब वर्गों को प्रभावित किया। दैट्स वाई बच्चों, एक इतिहासकार ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, देखो ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा है भारत में 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन की नीतियों और उसके चरित्र का परिणाम थी। नहीं समझे? उसका चरित्र शोषणकारी था, उसके चरित्र में खोट थी, वह सिर्फ लूटना चाहता था और उसकी नीतियों का परिणाम था। हम 1857 की क्रांति क्यों करते भाई? उसकी नीतियों के कारण हुआ। बात तो सही है। तो हमें भूमिका को कैसे लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा कि वहीं से शुरू करना पड़ेगा। 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश भारत में सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित हुए। इसके पश्चात उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार को प्रारंभ किया। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उन्होंने भारत में कुछ नीतियां भी लागू करनी शुरू की, जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग प्रभावित होने लगे। चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो सैनिक हो, सब प्रभावित हुए, जिसके कारण विद्रोह की स्थिति बनी। क्लियर हुआ? तो लिखो। (1764) में बक्सर के युद्ध के पश्चात 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे। राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे। राजनीतिक सत्ता के रूप में उभरे, जिसके इसके पश्चात उन्होंने साम्राज्य विस्तार, इसके पश्चात उन्होंने भारत में साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। उन्होंने भारत में साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। इस साम्राज्य विस्तार के क्रम में उन्होंने भारत में शोषणकारी नीति लागू की। उन्होंने भारत में शोषणकारी नीति लागू की, जैसे आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति, धार्मिक नीति
सामाजिक धार्मिक नीति, सैन्य नीति और सैन्य नीति इत्यादि, और सैन्य नीति इत्यादि। पैराग्राफ चेंज। इन नीतियों ने भारत के लगभग सभी वर्गों को, भारत के लगभग सभी वर्गों को प्रभावित किया। सभी वर्गों को प्रभावित किया। जैसे जमींदार, शासक, किसान, व्यापारी, किसान, व्यापारी और सैनिक इत्यादि, और सैनिक इत्यादि। परिणाम स्वरूप इन सभी वर्गों ने असंतोष के कारण असंतोष के कारण विद्रोह कर दिया। असंतोष के कारण विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह अब तक का सबसे व्यापक विद्रोह था। यह विद्रोह अब तक का सबसे भयानक विद्रोह था। सबसे भयानक विद्रोह था। एक लाइन लिखो। वास्तव में 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन, भारत में ब्रिटिश शासन और चरित्र, ब्रिटिश शासन और चरित्र का परिणाम थे। चरित्र का परिणाम थी। The revolt of 1857 was the product of policies and character of British rule in India. क्लियर? तो ये तो हो गई भूमिका। ठीक है बच्चों। अब भूमिका का मतलब साफ है। वे नीतियां जो भारतीयों पर जबरदस्ती थोपी जा रही थी। लिखो बेटा कारण। 1857 की क्रांति के कारण बल्कि आप कहो क्रांति के कारण। क्रांति के कारण, क्रांति के कारण। तो बच्चों सबसे पहला कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन,
causes of the revolution। क्लियर हुआ बेटा? पहली बात। दूसरी बात, एक बात को और ध्यान रखना, जैसे बच्चों पहला जो कोज है वो क्या है? पहला कोज है राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण थे, बोलो यस। दूसरा है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। तीसरा है सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण। चौथा है सैन्य कारण, सैन्य कारण। और पांचवा है, मेरे साथ साथ बनाओ बेटा इसे, और पांचवा है तात्कालिक कारण। क्या है? तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। अब बेटा जैसे यहां पर मतलब हो गया इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज का मतलब है जो एकदम से कारण उपलब्ध हुए। सैन्य कारण का मतलब हो गया मिलिट्री कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज। इसके बाद सामाजिक धार्मिक कारण का मतलब हो गया सोशल रिलीजियस कॉजेज, सामाजिक धार्मिक। और इसका मतलब है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कॉजेज। और बच्चों इसका मतलब है पॉलिटिकल कॉजेज। बोलो यस और नो। ये सब कारण हैं। अब बच्चों लोग कहते हैं कि चरबे लगे कारतूस भारत में क्रांति का कारण थे। अब देखो जैसे अभी तुम्हारे पास समय है, अभी 2 क्लास चल रही है, समय है, घर जाकर सारी हिस्ट्री रिवाइज कर दो, क्योंकि सुमित सर 2-3 दिन में आएंगे, तब तक हिस्ट्री पढ़ डालो पूरी। सच बता रहे बेटा, तो इस बहाने वो कवर हो जाएगी। ऐसे टाइम का यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उनके आती क्लास कितनी हो जाएगी? 3। नहीं समझे? तो अभी समय है उसका सदुपयोग। राजनीतिक कारण, अब एक एक कारण की तह में जाएंगे और समझेंगे कि वे राजनीतिक नीतियां कौन सी थी जिन्होंने भूचाल मचा दिया। बोलो यस और नो। बात समझ में आई? अब देखो सबसे पहले है राजनीतिक कारण। क्या है बेटा? राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण शुरू होता है डलहौजी के आने से। डलहौजी वाज द पॉलिसीज ऑफ डलहौजी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। डलहौजी एक ऐसा गवर्नर जनरल है मेरे बच्चों, जो भारत भेजा ही इसलिए गया है, भारत भेजा इसलिए गया है क्योंकि उसे पूरा अधिग्रहण करना है। याद करो, ये बताई थी हमने। वो आया इसलिए, जब पंजाब पढ़ा रहे थे। 1848 में डलहौजी बच्चों, 1848 में डलहौजी भारत आए। डलहौजी भारत आए, भारत आया। और बच्चों वह भारत आया था साम्राज्य विस्तार। मैं भी मत लिखो, साम्राज्य विस्तार करने या अधिग्रहण पूरा करने। यानी पूरा राज्य जो बचा हुआ है, उस समय 12.5% बचा था, अधिग्रहण पूर्ण करने आया था। सब मिला दो और एक ब्रिटिश राज्य बन जाए। तीसरी बात,
अब उसने देखा, उसने बीज बोने शुरू किए राज्य हड़प की नीति से। बोलो ये सुनो, राज्य हड़प की नीति लागू की, और वो भी 48 में, 1848 में। कब की याद है? और बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया, लेकिन डलहौजी ने 48 में कहा, बहादुर शाह जफर जी, आप लाल किला छोड़कर लाल किले से निकल जाइए। बेचारा बादशाह मरता क्या ना करता। बादशाह ने आखिरकार निर्णय लिया, आखिरकार कि मैं जाऊंगा। और बादशाह पावर भी नहीं थी बच्चों, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी किसको? आम जनता को। उन्होंने कहा 300 साल से हमारे ऊपर राज करने वाले लोग, हमारे ऊपर राज करने वाले राजा, वही तो मुगल हमारे हैं, और उन्हीं को आप लाल किले से निकाल रहे हो। लाल किले में वो किसी और को देखना नहीं चाहते बहादुर शाह के अलावा। तो बात बुरी लगी, और बादशाह को रहने के लिए कहा गया कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में रहो। बताओ बेचारा बादशाह वहां रहेगा कैसे? यानी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बादशाह रहेगा? इतने लाल किला छोड़कर बादशाह वहां रहेगा? इससे लोगों में दिक्कत हुई। पेंशन छीन ली, नाना साहब को कहा तुम्हें पेंशन भी नहीं देंगे। धोंदू पंत, याद है? धोंदू पंत को कहा तुम्हें पेंशन भी नहीं देंगे। त्रावणकोर के राजा की उपाधि छीन ली, अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया, पंजाब को हड़प लिया। बच्चों, ये बात लोगों को बहुत बुरी लगी, और इन सब के कारण भी विद्रोह की स्थिति बनी। लिखिए, राजनीतिक कारण। अठारह सौ 48 में लॉर्ड डलहौजी, 1848 में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। वह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। वह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बता दीजिए फिर से टेस्ट सीरीज आएगा क्या? अरे बेटा, अब तक कुछ थोड़े ना बिगड़ा है, अभी भी ले लो। जो नहीं लेगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। इतना बेहतरीन सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ, 72 पेज का सॉल्यूशन है बच्चों, इतना डिटेल से, एकदम बहुत शानदार बेटा। बीपीएससी में टेस्ट सीरीज में हमारी पूरी टीम ने काम किया है, डिस्कस भी होता है, बहुत कमाल का है। जिस किसको 74 देना हो वो भी लेना है, 75 देना है तब भी। कोर्स तो कर रहे हो ना जी, तो टेस्ट सीरीज लो। लिखिए, के रूप में भारत आया। वीडियो क्लास में तो तुम इतना धीरे बोलती हो, जब लड़ती हो तो तेज तेज लड़ती हो, जब बोलती हो तो धीरे धीरे बोलती हो। टेलीग्राम पे वीडियो नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है सबको खुल के। टेलीग्राम की क्या जरूरत है? केजीएस बीपीएससी पे आ रहा है कि नहीं? वहां जाओ, ढूंढो बिहार स्पेशल डिस्कशन, हिस्ट्री डिस्कशन, सामने। मतलब तुम में इतनी शक्ति है, तुम प्रकट कर रहे हो टीचर को। बिहार स्पेशल डाला जसवंत सर प्रकट, करंट डाला एसकेसी सर प्रकट, हिस्ट्री डालोगे हम प्रकट। लिखो,
क्या लिखा, क्या लिखा? हाँ, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। चलो, आज इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, 1:30 बजे तक है? हाँ, 1:30 बजे तक है। सॉरी सॉरी, हम भी तो गए। हमारा समय इतनी जल्दी कैसे खत्म हुआ, मजा आ गया। देखो, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, लिखो अगला पॉइंट। और वास्तव में उसे भारत और वास्तव में उसे भारत और वास्तव में उसे भारत साम्राज्य विस्तार के लिए भेजा गया था। साम्राज्य विस्तार के लिए भेजा गया था। इस समय भारत का लगभग इस समय भारत का लगभग भारत का लगभग 12.5% क्षेत्रफल 12.5% क्षेत्रफल ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर था। ब्रिटिश साम्राज्य से ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर था। तो अब ये उसे मिलाने आया है। अब समझ में आया? लिखो, 1838-48 में ही डलहौजी ने भारत में राज्य हड़प की नीति 1838-48 में उन्होंने राज्य हड़प की नीति लागू की थी। राज्य हड़प की नीति लागू की थी। लागू की थी। लागू की थी। इस नीति के अनुसार भारतीय राजाओं के द्वारा गोद लिए गए पुत्रों को भारतीय राजाओं के द्वारा गोद लिए गए पुत्रों को उत्तराधिकारी के रूप में अमान्य घोषित कर दिया था। और इसी आधार पर डलहौजी ने लगभग 7 राज्य हड़प लिए थे। इसी आधार पर डलहौजी ने लगभग 7 राज्य हड़प लिए थे। अब तुम जानते हो, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी इत्यादि थे। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी इत्यादि थे। इस नीति ने भारतीय राजाओं में गहरे असंतोष को जन्म दिया। भारतीय राजाओं में गहरे असंतोष को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप क्रांति की स्थिति उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप क्रांति की स्थिति उत्पन्न हुई। बात समझ में आई? दैट इज द वन कोज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब दूसरा काम डलहौजी ने क्या कहा? 1848 में कहा, मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ दो, मुझे करना है पूर्ण अधिग्रहण।
मैं क्यों आया हूं? मैं पूरा अधिग्रहण करने आया हूं। क्या समझे? तो छोड़ दो तुम, लिखो 1848-49 में, नेक्स्ट पॉइंट, डलहौजी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने, मुगल बादशाह 1848 में डलहौजी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने की अनुमति, लाल किला छोड़ने की अनुमति दे दी। लाल किला छोड़ने का आदेश दिया, छोड़ने का आदेश दिया, आदेश दिया, जिससे जिससे दिल्ली की जनता, जिससे दिल्ली की जनता आहत हुई, जिससे दिल्ली की जनता आहत हुई, आहत हुई। नंबर 5, नंबर 5 मतलब अगला जो भी है, मतलब आप बस ऐसे लिखो पॉइंट में। डलहौजी ने त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर के राजा और कर्नाटक के नवाब, और कर्नाटक के नवाब की उपाधि छीन ली, के नवाब की उपाधि छीन ली, उपाधि छीन। ये भी बच्चों एक कारण हो गया। जैसे नंबर 6, नंबर 6 यानी कि छठा नंबर। अब छठे नंबर में क्या हुआ? जैसे त्रावणकोर के राजा नाना साहिब की पेंशन छीन ली, नाना साहब की, और झांसी की रानी को कहा लाल किला छोड़कर निकल जाओ। इसे मुगल बादशाह, सॉरी, झांसी की रानी को कहा झांसी का किला छोड़ के चले जाओ। लिखो नाना साहब या धोंदू पंत, नाना साहेब या धोंदू पंत, धोंदू पंथ की, धोंदू पंथ की, पंथ की उपाधि, सॉरी, की पेंशन छीन ली गई, कि पेंशन छीन ली गई, कि पेंशन छीन ली गई, कि पेंशन छीन ली गई। और बच्चों इन सब कारणों से विद्रोह की स्थिति बनी। लिखिए 1853 में रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को भी किले से बाहर कर दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई को भी किले से बाहर कर दिया गया, किले से बाहर कर दिया गया। अब बच्चों बताओ असंतोष उत्पन्न होगा, असंतोष उत्पन्न होगा, भयानक। और जानो बच्चों प्रशासन में अंग्रेजी भाषा लागू कर दी, प्रशासनिक व्यवस्था जो दोषपूर्ण थी, पक्षपातपूर्ण थी, वो लागू कर दी, और पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली लागू कर दी। भारतीयों को न्याय समझ में नहीं आता था, उनके लिए न्याय महंगा था, और बच्चों महंगे के साथ साथ में अनुपलब्ध भी था। महंगा तो था। आप एक बात बताओ, सर्वसुलभ होना चाहिए न्यायालय,
आपको कोई कुछ कह दे, आप बच्चों तुरंत उसके प्रति शिकायत करो। इसको कहते हैं सर्वसुलभ व्यवस्था। क्या भारत में ऐसी सर्वसुलभ व्यवस्था थी? नहीं थी, नहीं थी। तो दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था और पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली भी विद्रोह का कारण बनी। लिखे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित नई प्रशासनिक व्यवस्था दोषपूर्ण थी। नई प्रशासनिक व्यवस्था दोषपूर्ण थी। नई प्रशासनिक व्यवस्था दोषपूर्ण थी, दोषपूर्ण थी और दोषपूर्ण थी और न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण थी। न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण थी। नीचे लिखो, उपरोक्त सभी नीतियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष को बढ़ा दिया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष को बढ़ा दिया। असंतोष को बढ़ा दिया। असंतोष को बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, तो ये एक रीजन था, परिणाम स्वरूप विद्रोह की स्थिति बनी। तो एक तो राजनीतिक कारण, तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है जिसके कारण स्थिति उभरी। और ब्रिटिश बच्चों एक बात और हमेशा कहते थे कि हम सभ्य है, हम सभ्य है और तुम लोग हमारा एहसान मानो कि हम तुम पर राज कर रहे हैं। तिलक ने बच्चों इसके विरोध में कहा था कि तुम बहुत सभ्य हो और तुम इतने सभ्य हो कि कोई भी आत्मसम्मान वाली जाति कुछ घंटे भी तुम्हारे शासन को झेल नहीं सकती। तुम इतने सभ्य हो। यानी उनकी सभ्यता की पोल खोली उन्होंने। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, आर्थिक कारण। क्या लिखा है? आर्थिक ना। आर्थिक कारण तो बच्चों आप 10-15 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? ब्रिटिश शासन की शोषणकारी भू राजस्व नीतियां। अरे ऐसो भू राजस्व नीतियां कैसी थी? शोषणकारी, उद्योगों का विनाश जिससे कि रोजगार बंद हो गए, हथकरघा उद्योगों का क्या हो गया? विनाश हो गया। यह भी एक कारण है। और बच्चों क्या? अकालों का पड़ना, धन का निष्कासन, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, ये सब कारण है कि नहीं? और अकाल में 3 करोड़ लगभग लोग मारे गए। ये बच्चों क्या कम बड़े कारण हैं कि ब्रिटिश शासन का विरोध करेंगे? तो लिखो, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां शोषण पर आधारित थी। ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां शोषण पर आधारित थी। ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां शोषण पर आधारित थी। शोषण पर आधारित थी। जैसे हाइफन लेके नंबर 1, भू शोषणकारी, जैसे शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था। जैसे शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था। जैसे शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था। और करों की दरों को बढ़ा देना। और करों की दरों को बढ़ा देना। और करों की दरों को बढ़ा देना।
कि दरों को बढ़ा देना। नेक्स्ट, ब्रिटिशों ने गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त कर दी थी। ब्रिटिशों ने गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त कर दी थी। तो ब्रिटिशों ने गांव की आत्मनिर्भरता बेटा क्या कर दी? समाप्त कर दी। पहले वो लोग आत्मनिर्भर थे, लेकिन अब वे आत्मनिर्भर नहीं रहे थे। नेक्स्ट लिखो, उन्होंने हथकरघा उद्योगों का विनाश कर दिया। उन्होंने हथकरघा उद्योगों का विनाश कर दिया। उन्होंने हथकरघा, हाथ से बनाए गए कपड़े इत्यादि, हथकरघा उद्योगों का विनाश कर दिया था। ये भी बात है, जिससे बच्चों बेचारे लोग कृषि पर आधारित हो गए। विस्तार से बता रखा है तुम्हें सब, और धाराशाही हो गया। नेक्स्ट लिखो, लिखिए, भारत में अकालों की बारंबारता ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। भारत में अकालों की बारंबारता ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। करोड़ों लोगों की जान ले ली। करोड़ों लोगों की जान ले ली। बच्चों, भूख से मर गए लोग, इससे बड़ी दिक्कत और क्या होगी? जिसके प्रति गुस्सा बहुत बढ़ गया, देखो, जिसके प्रति भारतीयों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। भारतीयों का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। कृषि का पिछड़ापन, कृषि का पिछड़ापन भी किसानों की खराब हालत का जिम्मेदार बना। धन के निष्कासन ने भारतीयों को निर्धन बना दिया। और बच्चे, सारी नीतियां क्या क्रांति का कारण बनेगी? यस, क्रांति का कारण बनेगी। तो बच्चों, ये कारण रहा। अब बात करेंगे सैन्य कारण के। क्या बात करेंगे? सैन्य कारण के। अब राजनीतिक हो गई, सामाजिक आर्थिक लिख लो पहले, एक ही बात है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सामाजिक आर्थिक में सर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो कारण बने? बिल्कुल, 1829 में डलहौजी ने सती प्रथा को हटा दिया। तो तुम कहोगे सर ये तो अच्छा था, लेकिन बहुत सारे लोग ने कहा कि तुम कौन होते हो हमारी प्रथा को बंद कर देने वाले। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्टिविज्म, सक्रिय प्रगतिशील सक्रियता की नीति। ये बिल्कुल अलग कारण है, ये कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन कारण है। सम ऑर्थोडॉक्स हिंदू लीडर्स
advocated sati system and opposed Hindu widow remarriage। कुछ नेताओं ने कहा कि ना तो विधवाओं का विवाह थोड़ी ना होता है, विधवा तो ऐसी ही रहती है और वो भी अभाव में रहती है, अभाव में। तो विधवाओं के बाल काट दिए जाते थे और विधवाओं को एक कमरे में जहां सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है वहां बैठा दिया जाता था। यदि विधवा किसी शादी में चली जाए तो उसको अपशगुन माना जाता था, अपशगुन। और एक बात और है, उसे बेचारी को सफेद कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए और वह जमीन पर सोती थी और उसे सूखी रोटी दी जाती थी और उसे कहा जाता था कि तुम मसाले वसाले कुछ नहीं खा सकती, कारण यह है कि नहीं तो तुम में तामसिक प्रवृत्ति आ जाएगी जो कि ठीक नहीं है, तो इसलिए तुम ऐसा जीवन जियो। जबकि बच्चों, एक पत्नी का अपने पति की मृत्यु में कोई हाथ नहीं है। हाथ है क्या? कोई हाथ नहीं है। तो फिर उसको सजा? बेटा, जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। बार बार दोहराओगे इसी बात को तो सच में पैक हो सकते हो, इसलिए कभी भी उस बात को सोचो ही मत। सच में जीवन में जैसा तुम सोचोगे वैसा ही हो जाओगे। तुम रोज सोचो मैं ड्रम में पैक होऊंगा, मैं ड्रम में पैक होऊंगा, तो तुम्हें भगवान ऐसी ही व्यक्ति से मिलवाएगा जो तुम्हें ड्रम में पैक करे। और यदि तुम सोचोगे कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, जीवन खुशहाल होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा, ठीक है, और मुझे जो अर्धांगिनी मिलेगी वो मेरी भावनाओं को समझने वाली होगी, तो ऐसा ही होगा। तो ड्रम का ख्याल आज से छोड़ दो। और ड्रम का तुम्हें रात में सपना भी आता होगा, इसे नीला ड्रम दिखता होगा पक्का। लिखो बेटा, क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? हाँ, तो इसको कहते हैं प्रगतिशील सक्रियता। किया बेटा उन्होंने अच्छे के लिए, लेकिन भारतीयों ने विरोध किया। तो महिला का उसे ऐसे रखना और सती कर देना, इसमें महिला का कसूर था। 1829 में सती प्रथा को बैन करना, 1843 में नरबली प्रथा को बैन करना, कन्या वध को बैन करना, अच्छी बात थी, हम फिर कह रहे हैं बार बार। इसी बीच में ब्रिटिशों ने एक अपनी तरफ से पास कर दिया और उन्होंने किया धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट इन 1856। 1856। अब बच्चों जो 1856 है, ध्यान दोगे, जो 1856 है बच्चों, 1856 में क्या हुआ? 1856 में एक अलग तरह की स्थिति बनी। 1856 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम का मतलब था कि यदि किसी ने अपना धर्म बदला अपने पिता की मर्जी के बिना, तो उसे उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। पहले नियम यह था, लेकिन डलहौजी ने कहा कि तुम धर्म बदलो और तुम्हें कोई बेदखल नहीं कर पाएगा। तो भारतीयों में इसका गुस्सा आया। इसका मतलब हम तुम्हारी प्रॉपर्टी हम किसे देंगे किसे नहीं देंगे, तो इसका मतलब भी तुम ही तय करोगे। विद्रोह बढ़ गया। तो ये भी कारण रहा। तो सामाजिक धार्मिक कारण में लिखो पहला पॉइंट।
लिखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी ने प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी ने भारत के सामाजिक धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप किया था जैसे सती प्रथा, जैसे 1829 में सती प्रथा, 1843 में बलि प्रथा और दास प्रथा, 1843 में बलि और दास प्रथा और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। या लागू किया गया। यद्यपि, एक पॉइंट और लिखो, आज की क्लास खत्म करते हैं। यद्यपि ये सभी नीतियां सामाजिक सुधार हेतु थी। ये सभी नीतियां सामाजिक सुधार हेतु थी, परंतु रूढ़िवादी लोगों ने इनका विरोध किया। इनका विरोध किया। तो बच्चों, हमने बता दिया कि है तो प्रगतिशील, है तो अच्छी समाज के लिए, बट वो विरोध कर रहे हैं। बोलो ये सुनो। कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।